हम चर्चा कर रहे थे केदार अंग के अंतर्गत राग कामोद की। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब हम केदार अंग की बात करते हैं तो आपका स्वाभाविक प्रश्न होगा कि केदार अंग कहाँ पर है। तो कई जगह नजर आ रहा है। पहली बार सा रे सा म प द प सा रे सा। अब ये जो अलग अलग मैंने आपको बताए हैं स्वर समुदाय, आपको केदार की झलक इसमें नजर आती। केदार भी प सा रे सा प सा रे सा नि द प सा रे सा नि द प म प द प। अब केदार से फर्क क्या है? सा रे सा नि द प सा रे सा मा प द प मा। इस प्रकार से जाएंगे तो केदार हो जाएगा। प सा रे सा नि द प प द प म सा रे सा, ये केदार हो गया। लेकिन हम गा रहे हैं कामोद। प सा रे पा म प द प ग म रे सा, बिल्कुल अलग हो गया। म प द प ग म रे सा रे पा। जहाँ ऋषभ पंचम को लिया हमने तो एकदम राग कामोद सामने आ गया। राग कामोद के लिए बड़ा सुंदर कहा गया है कि द्वय मध्यम तीखे सभी, यानी दोनों मध्यम है, तीखे तीव्र स्वर सभी, उतरे वक्र ग होई। मैंने पहले ही कहा कि वक्र ग म प ग म रे सा, उतरते हुए गांधार वक्र होता है। परिवादी संवादी जहाँ कामोद कहो सा सोई, जहाँ पर पंचम और ऋषभ का वादी और संवादी हो, यानी ये संवाद हो, उसको कामोद कहते हैं। तो विद्वानों ने बड़े सुंदर तरीके से एक सूत्र में जो है रागों को बता दिया ताकि विद्यार्थियों को ये जल्दी से याद हो जाए। अब हम कुछ इसकी पलटों को लेते हैं, या हम कहें कि कुछ अलंकारों को लेते हैं, जिससे कि राग हमको जो है वो उसके अभ्यास करने में हमको आसानी हो। 3 ताल में हम इसको ले रहे हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन। रे रे प प धा धा प प ग म प ग म रे सा, रे रे प प धा धा प प ग म प ग म रे, रे रे प प धा धा प प सा सा धा धा प प म प ग म प ग म रे सा। अब वही स्वर इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। रे रे प प धा धा प प ग म प ग म रे सा, रे रे प प धा धा प प सा सा धा धा प प म प ग म प ग म रे सा, ग म प ग म रे सा, रे रे प प धा धा प प ग म प ग म रे सा। अब यहाँ पे रे प ग म प ग म रे सा, म प द प, इसका भी इस्तेमाल हुआ है। रे सा नि सा रे रे प प ग ग म प ग म रे सा, रे सा नि सा रे रे प प ग म प ग म रे सा सा, रे सा नि सा रे रे प प ग म द प म प ग म प ग म रे सा, प प सा सा रे रे सा सा धा धा प प म प ग म प ग म रे सा सा, रे रे प प धा धा प प ग म प ग म रे सा। राग का जो स्वरूप है पलटों में भी लगभग वही जो है वो बरकरार होना चाहिए। ग म रे सा ग म प ग म म रे सा, म रे प प ग म प ग म रे सा सा, ग म प ग म रे सा सा, म रे प प ग म प ग म रे सा सा, सा सा ध प म प ग म प ग म रे सा सा, सा रे सा सा ध ध प प ग म प ग म रे सा सा, म रे प प ग म रे सा ग म प ग म रे सा, ध ध प प ग म प ग म रे सा, सा सा ध ध प प म प ग म प ग म रे सा, सा रे सा सा ध ध प प ग म प ग म रे सा। तो ग म प ग म रे सा ये भी आ गया। सा सा रे सा धा धा प प ग म प ग म रे सा, रे रे प प धा धा प प ग म प ग म रे सा, सा रे सा सा धा धा प प ग म प ग म रे सा, प प सा सा रे रे सा सा धा धा प प ग म प ग म रे सा, रे रे प प धा धा प प ग म प ग म रे सा।
तो राग के जब हम पलटों की बात करते हैं तो पलटे कहें या अलंकार कहें, वो भी राग की जो संरचना है, राग का जो फॉर्मेशन है, उसमें किस प्रकार से राग बना है, वो उस मर्यादा का निर्वाह भी जो है वो पलटों में या अलंकार में किया जाता है। हाँ, कभी कभी म प ध नि सा इस प्रकार के विद्वान इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि केदार में करें प प सा सा रे रे सा सा ध ध प प म प ध प ग म रे सा म प ध प म प ध नि सा। ये भी कभी कभी जिस समय हम खासतौर पर जब पलटों का, तानों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ विद्वान जो है इसको करते हैं। तो राग के अलंकारों की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पूरा ध्यान देना चाहिए कि वो राग की मर्यादा को जो है उसको खंडित न करें, क्योंकि हम विद्यार्थी कहाँ पे कंफ्यूज होता है, उसको यदि हम बताएं कि ये इसी प्रकार से जो है सपाट लिया जाएगा तानों का या पलटों का, तो वो कंफ्यूज होता है कि जब हमें थ्योरेटिकली बताया जाता है या हमें शुरू में बताया गया हम तो इस प्रकार से बताएं, लेकिन जब हम गा रहे हैं तो कुछ अलग तरीके से है, तो वो स्पष्ट होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला कि पंचम से षड्ज की संगति बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन हम म प ध नि सा इस प्रकार से कभी कभी जो है इसको हम ले सकते हैं, ऐसा विद्वानों ने कहा है। और कुछ कलाकार जो है इस प्रकार से भी गाते हैं। रे प म प ग म रे सा, रे प म प ग म प ग म रे सा सा, रे प म प ध प म प ग म प ग म रे सा, रे प म प नि ध सा सा ध प म प ग म प ग म रे सा, रे प म प ध प म प म रे प प ध प म प सा सा ध प म प ग म प ग म रे सा। बहुत खूबसूरत संगति है ये। रे प म प ग म रे सा, रे प म प ध प म प म रे प प ध प म प सा सा ध प म प नि ध सा सा ध प म प ध प ग म प ग म रे सा, रे प म प नि ध सा सा रे रे सा सा ध ध प प म प ध नि सा सा ध ध प प म प ग म प ग म रे सा, रे रे प प म प ध प म प ग म प ग म रे सा, ग म प ग म रे सा, ग म प ग म रे सा। इस प्रकार से ग म प ग म रे सा। तो ये बहुत ही अलग जो है इस राग को बनाता है अन्य रागों से। एक बात मैं अवश्य बताना चाहूँगी कि जिस समय कोई और राग गाया जाता है, यदि ये स्वर समुदाय उसमें प्रयोग होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ कामोद का अंग आता है। मैं रागांग के अंतर्गत बात नहीं कर रही हूँ, तो हम केदार रागांग के अंतर्गत हम इस राग की बात कर रहे हैं, लेकिन कामोद जो है उसकी जो अपनी विशिष्टता है, यदि कोई अपना जो स्वर, वो स्वर समुदाय जो कि राग कामोद की विशिष्टता को दर्शाता है, वो यदि किसी और राग में प्रयोग होता है तो हम कहते हैं यहाँ पे कामोद अंग आया। जैसे श्याम कल्याण एक राग है, मैं इस समय श्याम कल्याण नहीं गाऊंगी, नहीं तो विद्यार्थी जो है वो कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी राग को सीख रहे होते तो उसी राग पर ही हमारा फोकस होना चाहिए। तो वहां पर भी जब अवरोह में जो कामोद का अंग है ग म प ग म रे सा, तो ये यदि इस्तेमाल होता है तो बहुत सुंदर लगता है कि वो एकदम से उस राग की तो सुंदरता बढ़ाता है, लेकिन कामोद अंग को सामने लेकर आता है। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे राग हैं जिसमें कामोद का ये जो फ्रेज है या कामोद की जो विशिष्ट जो स्वर संगतियाँ उनका प्रयोग होता है। क्योंकि राग भी तो देखिए, एक राग को दूसरे राग से मिलाकर नए नए राग बने हैं, और नए रागों को जब बनाया विद्वानों ने तो ये ज़रूर देखा कि उसमें बैलेंस प्रॉपर है कि नहीं है। यदि राग में बैलेंस नहीं है तो राग का वो आनंद आएगा ही नहीं, वो तो एक जोड़ तोड़ का मामला हो जाएगा। तो ये जो राग बने हैं बहुत सोच विचार कर बने हैं, और इसीलिए ये राग इतने मधुर लगते हैं, इतना आनंद जो हमें देते हैं। तो अब एक बंदिश जो है 3 ताल की बहुत प्रचलित बंदिश है, और इसके बोल है कारे जाने न दूंगी एरी माई अपने बालम को, नैनन में कर राखी पलकन मूंद मूंद। अंतरा है चमक बीजरी मेहा बरसे, सदा रंगीले मोहम्मद सा, बरसे मेहा बूंद बूंद। आप सभी को पता है कि सदारंग जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत
की दुनिया में एक बहुत ही सम्मान का नाम है। और मोहम्मद शाह रंगीले जो थे वो बादशाह थे, मुग़ल बादशाह, जिनके दरबार में सदारंग थे और वो जो बंदिशों की रचना करते थे तो उसमें मोहम्मद शाह रंगीले, तो वो मोहम्मद शाह तो मोहम्मद शाह हो गया बोलते बोलते, तो मोहम्मद शाह रंगीले उनका उपनाम था, तो उसको जोड़ते थे। तो सदारंग पिया मोहम्मद शाह रंगीले, सदारंग कहत सदारंग मोहम्मद शाह। तो इसका मतलब कि वो उनको एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट कहना चाहिए, है ना, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट जो है उनका नाम जोड़ते थे, बादशाह का नाम। और बहुत सुंदर बंदिशें जो हैं उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को दी है। तो ये बंदिश भी तानपुरा जो है एयर कंडीशन हो या बहुत अधिक लाइट्स हो, उससे भी तानपुरा बिखरता है। सरे रे पद पग म रे सा प सा रे सा करे जाने न दूंगी एरी बाई करे से शुरू हो रही है, कहीं कहीं पे आठवीं मात्रा से भी उसको खूबसूरती प्रदान करने के लिए उसको आठवीं मात्रा से भी उसको उठाते हैं। दिन धा धा दिन धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन जाने न दूंगी। आप यदि नहीं उसको उठा पा रहे तो खाली से उठाइए। जाने न दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जाने के फॉर्म में इसको जो है बना दिया गया है। तो उस गीत को भी आप गा सकते हैं ताकि इस राग का एक खाका जो है वो आपके माइंड में बैठ जाए। लेकिन जब आप बंदिश को गाते तो बंदिश को ही की तरफ ही
आपका ध्यान होना चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि फिल्म का गाना और बंदिश दोनों मिलके, क्योंकि जब हम फिल्मों की बात करते हैं, फिल्म की बंदिशों की बात करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज जो है वो संगीतकार उसमें देते हैं, क्योंकि वो उसका उद्देश्य कुछ और होता है। तो हमारी जब हम बंदिशों की बात करते हैं तो वो बंदिश जो है वो उस शास्त्रीयता को या राग के नियम को जो है उसको भरपूर पूरी तरीके से उसको पालन करना पड़ता है। अब इसी बंदिश को यदि हम सितार खानी में या अद्दा ताल में तो कैसे लगे, धा धिन धा धा धिन धा धा, जाने न दूंगी एरी माई का रे, जाने न दूंगी एरी माई अपने आलम को, नैनन में राखी पलकन बूंद बूंद तारे, जाने न दूंगी एरी माई का रे, जाने न दूंगी एरी माई अपने बालम को, नैनन में राखो पलकन बूंद बूंद तारे, जाने न दूंगी एरी माई चमक बिजली मेहा बरसे, चमक बिजली मेहा बरसे, सदा रंगीले मोहम्मद सा, सदा रंगीले मोहम्मद सा, बरसे मेहा बूंद बूंद तारे, जाने न दूंगी एरी माई का रे, जाने न दूंगी एरी माई का रे, जाने न दूंगी एरी माई। तो देखिए राग अपने आप में इतना सुंदर है कि जब हम बंदिशों को गाते हैं खास तौर पे तो एक आकर्षण जो है उस राग के प्रति वो स्वाभाविक ही अपने आप ही पैदा हो जाता है। तो राग को जो गा रहा है या जो वादक बजा रहा है और राग को जो श्रोता सुन रहा है, दोनों को ही आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। यानी जैसे कहा जाता है कि रस की निष्पत्ति, जब हर बार कहती कि राग जो है उससे रस की निष्पत्ति होनी चाहिए, कि उसका पहला कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उसका पहला जो एक कंडीशन है कि उससे हमें रंजकता यानी उससे आनंद की अनुभूति, उससे हमें जो रस की निष्पत्ति थी उससे आनंद की अनुभूति हमें होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी राग को लेके। हम अभी कामोद राग को करें, किसी भी राग को लेके बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। राग केदार से इसको किस प्रकार से अलग करना है, किस प्रकार से उसे बचा के रखना, ये मैंने आपको बताया। हमीर से भी इस राग को बचा के रखना पड़ता है कि हमीर थोड़ा सा एक अलग राग है, उसमें भी किस प्रकार से इसके कामोद की झलक दिखाई पड़ती है, लेकिन हमें बचा के रखना है। सारे सा गा म दा नी दा सा, अब ये सारे सा गा म दा प ग म प ग म रे सा, ये भी हमीर में प्रयोग होता है, लेकिन ग म दा नी दा सा नी दा प ग म दा, तो ये सुरों का कैसे प्रयोग होगा, वो ही उसके जो प्रैक्टिकल रूप में जो उसका इस्तेमाल होगा, उसको हम गाएंगे या बजाएंगे, वही तो उसको और राग से अलग करेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शुरू से ही यदि हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो एक राग को गाते गाते सडनली हम दूसरी राग में चले जाएंगे और हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम दूसरे राग में कब चले गए। ये बेहद ज़रूरी है कि उसको समझकर और उसको ध्यान में एक कहा जाए कि अलर्ट होते हुए उसको गाना है, कि कहीं हम एक चीज़ गा रहे हैं, एक राग गा रहे हैं और फिर हम दूसरे में ना चले जाएं। तो ये विशेषकर ध्यान देना चाहिए। और जब हम राग कामोद की बात करते हैं, राग कामोद में
बहुत सुंदर सुंदर बंदिशें जो हैं वो रची गई हैं। राग कामोद की कुछ विशेषताएं और हैं, जैसे मैंने बोला ऋषभ पंचम का जो की संगति वो तो है, दोनों मध्यमों का प्रयोग इस राग में होता है, यानी इसमें शुद्ध मध्यम भी होगा और तीव्र मध्यम भी होगा। जैसे कि नियम कहता है कि जो चढ़ी हुई जो मध्यम है या कोई भी स्वर का जो तीव्र रूप है या हम कहेंगे चढ़ा हुआ रूप है, वो हमेशा जो है वो आरोहात्मक होगा, और अवरोहात्मक जो है वो उसका कोमल रूप वो अवरोह में होगा। यानी किसी भी राग में यदि निषाद के दो रूप प्रयोग हो रहे हैं, कोमल और शुद्ध या तीव्र, यदि कहीं तीव्र निषाद बोलते हैं, इसका मतलब नहीं आपको समझना चाहिए कि निषाद कोई और एक राग है जो मध्यम की तरह तीव्र। उसका अर्थ है कि चढ़ी हुई निषाद यानी शुद्ध निषाद, चढ़ी निषाद, तीव्र निषाद या निषाद, ये एक ही चीज है। लेकिन जब हम उत्तरी निषाद की बात करें तब हम कहते हैं कोमल, क्योंकि निषाद या तो शुद्ध होगा या कोमल होगा। इसी प्रकार से चढ़ी हुई मध्यम यानी तीव्र मध्यम जो है वो हमेशा आरोह में होगी, और मध्यम तीव्र जो है मा प दा प, इस प्रकार से पंचम के साथ ही हमेशा तीव्र मध्यम का प्रयोग होगा। और ग म प ग म रे सा, बाकी जगह जो है वो आपके शुद्ध मध्यम का प्रयोग हो रहा है। तो ये खास तौर पे इसका ध्यान देना है। गांधार और निषाद इसमें वक्र प्रयोग होता है, और कहीं ना कहीं उसको हम कहेंगे दुर्बल प्रयोग भी इसका है। कहीं पर आप देखिए कि ग म प ग, ग म प ग, इस प्रकार से न्यास नहीं होता है। ग म प ग म रे सा रे प नी द सा नी नी द नी नी द नी सा नी, इस प्रकार से तो न्यास नहीं होता या ठहराव नहीं होता। तो इसका गांधार और निषाद जो है उसको वक्र भी प्रयोग होता है। वक्र मतलब कि सीधा ग म रे सा और सा नी द प, ये निषाद इस प्रकार सा द नी द प म प नी द सा, ये प्रयोग हो रहा है। सा नी द प, तो कहीं पे वक्र प्रयोग भी है, दुर्बल प्रयोग है, यानी बहुत ज्यादा उसका होना जरूरी है लेकिन दुर्बलता। पैसा इस प्रकार गाने से उसको हम एक तरह से इग्नोर कर सकते हैं जब हम पंचम और षड्ज की संगति लेते हैं। तो ये दोनों जो स्वर हैं इस राग में हैं, क्योंकि राग संपूर्ण जाति का है। कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि सा म रे प या सा रे रे प, तो इसमें तो गंधार का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन आप पूरा देखिए ना, सा रे रे प ग म रे सा ग म, आरोहात्मक है, ग म प ग म रे सा, तो वक्र रूप से प्रयोग हो रहा है। और गांधार का प्रयोग तो है, क्योंकि जो कामोद का विशिष्ट स्वर समुदाय उसमें तो गांधार जो है उसका प्रयोग आरोहात्मक हो रहा है, तो इसलिए इसको वक्र संपूर्ण राग जो है वो कहा गया है, और जो ठीक भी है। और इसकी विशेषताओं में एक बहुत सुंदर विशेषता है, वो है कि इसमें जो ऋषभ का प्रयोग हो रहा है उसमें देखिए मध्यम कैसे छुप के लगता है। सा रे रे प सा म रे, अब गाने में तो मरे बहुत अटपटा लगेगा। सा म रे रे प सा रे प ग म रे सा, कामोद की मुख्य पकड़ कहें या मुख्य पहचान कहें, जो आइडेंटिटी जिससे बोले, वो स्वर समुदाय में ऋषभ पंचम की संगति बहुत 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 महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है, उसके स्वरूप को बनाने में ही मायने रखती है। और ये जो ऋषभ का प्रयोग हो रहा है रे, तो ऊपर से मध्यम को छूता हुआ आ रहा है, या एक मीन की तरह या कहें कि कण की तरह, यानी उसको मध्यम को आप इग्नोर नहीं कर सकते उसमें। तो यही तो इस राग की खूबसूरती है। सा रे रे प ग म रे सा, बहुत सुंदर स्वर संगति जो इसको अपना एक अलग इसकी पहचान जो है वो बनाती है। तो लगभग सारी हमने स्वर संगतियां आपको बता दी। कुछ विद्वान कई बार जो इस राग को गाते हैं तो वो कोमल निषाद का कभी कभी किसी परंपरा में कहें या
घरानेदार परंपरा की बात करूं तो वो अवरोह में साधनी प इस प्रकार भी लेते हैं, लेकिन ये अधिक चलन में नहीं है। परंतु विद्यार्थियों को इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि जब कभी भी वो ऐसा कुछ पढ़ते हैं राग के बारे में या वो किसी कलाकार को ऐसे गाते बजाते सुनते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होना स्वाभाविक है कि ऐसा तो हमें नहीं बताया गया था, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, या ऐसा तो हमने अपनी क्लास में नहीं सुना, तो ये ऐसा क्यों है। कुछ कुछ परंपराओं में या घरानेदार परंपराओं में या कलाकार जो है उसमें एक सौंदर्य के रूप में या हम कहें विवादी स्वर के रूप में भी उसका प्रयोग करते हैं। विवादी स्वर जैसे आपको बताया कि ऐसा स्वर जो विवाद प्रस्तुत कर दे, तो विवाद तो सामने आ गया विद्यार्थियों की, लेकिन एक मैं कहूँ एक ब्यूटी स्पॉट की तरह, खूबसूरती की तरह उसको उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उसका कभी कभी, अधिकतर नहीं, कभी कभी उसका प्रयोग करते हैं। तो राग में इन सब चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी, क्योंकि हम किसी भी राग को करते तो उसको हर एंगल से उस राग को देखना चाहिए। जब हम उस राग को समझेंगे, शास्त्र के अकॉर्डिंगली समझेंगे, प्रयोग कैसे किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली समझेंगे, कोई कलाकार कैसे प्रस्तुत कर रहा उसके अकॉर्डिंगली समझेंगे, और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उसको अभ्यास कैसे करेंगे। जब हम उसको अभ्यास करेंगे तभी हमें वो समझ में आएगा। किसी भी काम को जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो बहुत सी अड़चनें पैदा होती हैं, बहुत सी हमें मुश्किलातें होती कि अब नेक्स्ट स्टेप हम कैसे करेंगे, तो अब इसको कैसे बढ़ेंगे, या हम करें तो वो थ्योरेटिकली तो हमने उसको पढ़ लिया, लेकिन जब उसको हम गा बजा रहे हैं तो वो शायद वो बात नहीं आ रही, धीरे धीरे आएगी। आप उसका अभ्यास करना ना छोड़िए, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो अभ्यास करते रहिए, सिल पर निशान जरूर पड़ेगा और ज़रूर आपको कामोद राग की जो सुंदरता है, उसका जो एक सौंदर्य, उसकी जो अपनी अलग अनुभूति है, आपके गायन और आपके वादन में बखूबी झलकेगी। इसी के साथ आज का व्याख्यान हम यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार।